राजधानी राजधानी। आदाब, न्यूज़ मालेगांव में आपका इस्तकबाल है। एक मरतबा फिर रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी से आपकी मुलाकात कराने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे वो सवालात जिसका जवाब आवाम चाहती है। मुफ्ती साहब, आप मुसलसल बैरून सफ़र पर हैं, क्या है इसकी वजह? किसी ने कहा है ना कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मालेगांव के लोगों ने एतमाद किया, भरोसा किया, नुमाइंदगी दी, लेकिन जाहिर बात है अपनी इन जिम्मेदारियों के अलावा मेरे अपने कुछ मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं, मेरे कुछ ख़ानदानी मामलात हैं, उसके लिए मुझे बैरून शहर आना जाना पड़ता है। मालेगांव के लोग भी बहुत अजीब हैं। सियासी तौर पर जो चीज़ें सियासी मुद्दा नहीं बन सकती उसको सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी ज़ाती कारोबार के सिलसिले में, ज़ाती मामलात के सिलसिले में बैरून शहर रहा। अभी 2-4 दिन के लिए मैं आया हूँ और उन कामों की तकमील के लिए मुझे फिर बैरून शहर सफ़र पर जाना है। और मैं मालेगांव के लोगों को ये एतमाद और यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपने अगर मुझ पर एतमाद किया है तो शहर के तई जो नुमाइंदगी की ज़िम्मेदारी है वो इंशाअल्लाह मैं पूरी करूँगा। आप दुआ करें, आप मेरा ताउन करें, इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। हाल में ही हुए असम्बली अजलास में आपकी अदम मौजूदगी महसूस की गई, क्यों आपने नुमाइंदगी नहीं की? बात यह है कि 2 दिन का ऐलान था कि 2 दिनों के अंदर जो है कामकाज होगा, लेकिन देखा जाए तो 1.5 दिन ही कामकाज हुआ और एजेंडे में सिवाय पुरानी बजट के कोई दूसरा विषय था भी नहीं। कि जो पिछला बजट पेश किया गया था लॉकडाउन की वजह से उसमें जो दीगर अखराजात हुए उन अखराजात को मंजूरी देने की बात थी। तो जाहिर बात है कि वहाँ ना अपने शहर के ताल्लुक़ से कोई विषय था और ना किसी को कुछ कहने की, सवाल करने की इजाज़त थी। इस मामले को लेकर के उनका अलग अलग जो है उन्होंने टर्म कंडीशन डाली थी कि जो 60 साल की उम्र के लोग हों या जिनको हाइपरटेंशन हो या शुगर के मरीज़ हों वो लोग नहीं आ सकते। और फिर ये है कि जितने नुमाइंदे हैं उन नुमाइंदों में जैसे 288 टोटल जो है विधान सभा के जो है मेंबरान हैं, उसमें से 10% लोगों को सिर्फ शिरकत की इजाज़त थी। अब ऐसे हालात के अंदर जाहिर बात है कि जब अपने शहर का कोई विषय नहीं था, अपना कोई क्वेश्चन लिया नहीं गया था और सरकार जो है सिर्फ अपने पुरानी बजट को मंजूरी देने के लिए कानून में ना उलझे, उनके ख़िलाफ़ अपोजिशन कोई कानूनी मुश्किल ना खड़ी करे, उसके लिए वो बुलाया गया था। बाकी रही मालेगांव की नुमाइंदगी की बात या मालेगांव के कामकाज के लिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लोगों को दिखेगा कि हमने क्या कामकाज किया। आपका पहला बजट कब रिलीज़ होगा? कौन से काम को आप तरजीह देंगे? वो पहला जो बजट रिलीज़ हुआ था 50 लाख रुपया, वो कोरोना में गया और उसके बाद अभी 1 करोड़ रुपये के बजट रिलीज़ होने की खबर मिली है। उस सिलसिले के अंदर मालेगांव में हम उन इलाकों को तरजीह देंगे कामकाज के लिए जिन इलाकों में बारिश की वजह से, कीचड़ की वजह से पानी की निकासी नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है, उन कामों को हम तरजीह देंगे। आवाम की राहत के लिए, पब्लिक की राहत के लिए जो काम होगा हम उसको तरजीह देंगे। बात यह है कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया मालेगांव की ज़रूरत के लिए ऐसा है जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा। मालेगांव की बुनियादी ज़रूरत की तकमील दर हकीकत कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। कारपोरेशन जब शहर के लोगों से टैक्स लेती है तो कारपोरेशन लोगों को रोड बना करके देवे, गंदे पानी की निकासी के लिए गटर बना करके देवे, पानी साफ़ पानी पीने के लिए पाइपलाइन डाल करके देवे, लाइट का इंतज़ाम करके देवे, हेल्थ का इंतज़ाम करके देवे। ये सारी ज़िम्मेदारी कारपोरेशन की है। यही वजह है आप देखोगे पिछले दिनों में एमएलए को सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिलता था। असम्बली कहो, पार्लियामेंट कहो, ये कानून साज इदारा है। कानून बनाने के लिए लोगों को वहाँ नुमाइंदगी के तौर पर भेजा जाता है। रोड गटर का काम करना ये कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है, लेकिन आवाम को ये बात समझती नहीं। इसलिए जो है बहालत मजबूरी सरकार ने जहाँ 200-400 करोड़ रुपये की ज़रूरत है, एमएलए को 2-4 करोड़ रुपया दे करके लोगों के लिए कुछ न कुछ करने का मौका दे दिया है। तो जो भी फ़ंड हमें मिलेगा
हम मालेगांव में उन इलाकों में जहां ज़रूरत है उन इलाकों को हम तरजीह देंगे। माजी में 2009 से 14 तक मैं एमएलए रहा, तो मैंने उस वक्त भी जहां अपने कारपोरेटर नहीं थे वहां पर ज़रूरत थी तो मैंने फ़ंड दिया था। और ये मैं आपको हवालों के साथ, सबूतों के साथ ये बात बता सकता हूँ। संपर्क कार्यालय से मुताल्लिक जो बातें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है, कितनी सच्चाई है उसमें? ये मेरा एक कारोबारी मामला है और कारोबारी मामलात को मैं कारोबारी नुक्ते नज़र से ही हल करना चाहता हूँ। संपर्क को ले करके जिस तरह की बातें शहर में चलाई गई हैं, ये दर हकीकत इसे सियासी इशू बनाने की कोशिश की गई, जबकि कारोबार कारोबार होता है, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने मेरी ज़रूरत के वक्त मदद की थी, मैं उनका एहसानमंद हूँ और मैं उनका आना पाई अदा करने का ज़िम्मेदार हूँ। और लॉकडाउन की वजह से तमाम तर मामला ठप रहे, इसलिए मैं बर वक्त जो है उन मामलात को निपटा नहीं सका, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि ये मामला जल्द से निपट जाए। व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की निजी मामलात को उछाला जा रहा है, क्या ये करना दुरुस्त है? ये असल में क्या है कि सियासत को, पॉलिटिक्स को सियासत तक ही रखना चाहिए। बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि मालेगांव में तमाम ही सियासी पार्टियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़ातियात को सियासत में घसीट करके लाते। जाहिर बात है, आयब से पाक अल्लाह की ज़ात है, कमी और ख़ामी हर एक में होती है। अगर कमी और ख़ामी ना हो तो बंदा खुदाई का दावा करने लगेगा या नबूवत का दावा करने लगेगा। इसलिए नबूवत भी ख़त्म हो चुकी है और खुदाई भी किसी के पास है नहीं। हर बंदा किसी न किसी ज़ाती मामलात को ले करके कमी और ख़ामी के अंदर मुब्तला है। इसलिए ज़ातियात को ले करके आज जो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और दीगर जो ज़राए हैं उस पर जो चीज़ वायरल की जाती है, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। हाथरस जैसे वाक़यात वक़ूअ पज़ीर होते हैं, क्या इस्लामी क़वानीन ही इसका हल है? अगर देखा जाए कि इन जराइम को और समाज में पनपने वाली इन बीमारियों को अगर कोई कानून रोक सकता है तो वो इस्लामी कानून। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ ये बात कह रहा हूँ, बल्कि ये सच्चाई है। जैसे इस्लाम में कत्ल की सज़ा कत्ल है, और इसलिए है कि अगर किसी शख्स ने नाहक किसी का कत्ल किया है तो वो एक दरिंदा है जिसके मुंह को इंसानी खून लग गया है। अब अगर वो ज़िंदा रहेगा तो लोगों की जान फिर लेगा, इसलिए कत्ल की सज़ा कत्ल है। ज़िना की सज़ा संसारी है कि अगर वो शादीशुदा शख्स ज़िना का मुर्तकिब हुआ है तो उसको पत्थर मार मार करके उसे ख़त्म कर देना चाहिए। ये समाज के लिए इंतहाई नुकसानदेह शख्स है, इसे जीने का हक़ नहीं। और अगर गैर शादीशुदा है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, फिर वो चाहे 100 कोड़े में जी जाए या मर जाए। ये इस्लाम की सज़ा है। और वजह उसकी ये है कि इन जैसे सख्त क़वानीन के बग़ैर आप गुनहगारों को गुनाह करने से रोक नहीं सकते। हाथरस का जो वाक़या आया कि दलित समाज की एक बेटी के साथ जिस तरह गैंग रेप हुआ और उसी के साथ उसकी कमर तोड़ दी गई और उसको इस हालत के अंदर ज़ख्मी छोड़ा गया कि वो जांबर नहीं हो सकी और वो अपनी जान गंवा बैठी, ये दरिंदगी की इंतहा है। मुल्क का कानून अगर आप देखोगे तो इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, जेलों की सलाखों के पीछे रखा जाएगा, मुकदमात लड़े जाएंगे और ऐसे खाती लोगों के ख़िलाफ़ कोर्ट के अंदर आकर गवाही देने के लिए कोई जुर्रत और हिम्मत नहीं करेगा और ये लोग बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। लेकिन अगर इस्लामी कानून आप देखोगे तो इस्लामी कानून इतना लंबा नहीं होता। इंसाफ में ताख़ीर भी जुल्म के मुतरादिफ है और इस्लाम में ये है कि इतना लंबा कोई कोर्ट के मामलात चलते नहीं हैं। सुबूत और शवाहिद की बुनियाद पर जल्द से जल्द फ़ैसला लिया जाता है और सज़ा ऐसी दी जाती है कि जिसको समाज का हर शख्स देखे। जैसे एक जानी शख्स को सज़ा दी जाए और समाज के लोग देखें तो क्या दोबारा कोई शख्स देखने वाला इस बात की जुर्रत और हिम्मत करेगा? अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है और क़िसास में उसको कत्ल किया जा रहा है और मजमे आम के अंदर उसको
कत्ल किया जाए, तलवार से उसकी गर्दन मार दी जाए, तो देखने वाला शख्स ज़िंदगी में कभी किसी की जान लेने की हिम्मत नहीं करेगा। ये इस्लामी कानून है और हमारा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब और धर्म पाए जाते हैं, अगर किसी धर्म के कवानीन में गुनाहों को, बुराइयों को समाजी तौर पर रोकने की अगर ताकत है तो वो इस्लामी कानून में है। और ये बात हम ही नहीं, आज दूसरे धर्म के मानने वाले भी इसका बरमला एतराफ़ करने लग गए कि ऐसा करने वालों को इस्लामी सज़ा देनी चाहिए। इसलिए इस मामले के अंदर सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए। मौजूदा सरकार के रहते हुए जिस तरह के जराइम हो रहे हैं, ये बहुत संगीन बात है। और जैसा कि मौजूदा सरकार ने नारा दिया कि बेटी बचाओ, तो हमको ऐसा लगने लगा कि ये नारा नहीं है, बल्कि एक किस्म की चेतावनी है, एक किस्म की वार्निंग है कि हमारे रहते हुए बहन बेटियों की इज़्ज़त महफूज नहीं है। अब ख़ानदान का हर शख्स अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत खुद करे। न्यूज़ मालेगांव के नाजरीन के लिए आपका कोई पैगाम तो हम यही देना चाहेंगे कि अपना शहर हो, उससे जुड़े जो मसाइल हों, या शहर की नुमाइंदगी करने वाले अफराद हों, किसी भी पैमाने में, चाहे वो कारपोरेशन हो या इसी तरह जो है असम्बली हो या पार्लियामेंट हो, हर एक की ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए और उसी एतबार से लोगों को काम लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपना शहर तरक्की करे और अपना शहर आगे बढ़े, इसके लिए हम चाहेंगे कि हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। अभी महाराष्ट्र सरकार के सीएम ने जो एक प्रोग्राम दिया है कि माझा कुटुंबो माझी जिम्मेदारी, यानी मेरा ख़ानदान, मेरा परिवार मेरी ज़िम्मेदारी है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि कोरोना को लेकर के सरकार अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है, डॉक्टर हज़रात अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अब अपने ख़ानदान के हर फ़र्द को अपने ख़ानदान की निगहदाश्त और अपने ख़ानदान में कोरोना से बचने के लिए जितनी एहतियाती तदाबीर हैं, उनको उनकी पाबंदी करना और करवाना अपनी ज़िम्मेदारी। ये पैगाम मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से समाज को देना चाहूँगा कि अभी माननीय उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम दिया है कि ख़ानदान का हर फ़र्द अपने ख़ानदान की फ़िक्र करे, अपनी इस ज़िम्मेदारी को महसूस करे। उसी के साथ हमारा ये शहर जो है मुस्लिम अक्सरियती शहर है और आम तौर पर लोगों को ये लगता है कि जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ गंदगी रहती है। तो हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि अपना शहर अपने घर की तरह है, अपना कचरा भी अपनी ज़िम्मेदारी है, अपना कचरा भी अपनी ज़िम्मेदारी है। इसलिए अपना कचरा अपने ठिकाने पर पहुँचे, हमको उसकी फ़िक्र करनी चाहिए और इस बात पर हम खुद भी अमल करें और दूसरों को भी इस पर अमल करवाने की कोशिश करें।